Hello students, good morning all. We are again with electrochemistry part 10. Electrochemistry part 10. Up to part 9 हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? पार्ट 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हमारा कंडक्टेंस एंड रिलेटेड टर्म्स। तो अब पार्ट 10 के अंदर हम क्या करेंगे? पार्ट 10 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसकी एप्लीकेशंस को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? तो बच्चों आपने वीडियो 9 के अंदर देखा था कि मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE लिया और SHE रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर दूसरी साइड एक SHE रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर हमने दूसरी साइड जिस भी, जैसे यहां हमने लिया SHE और दूसरी साइड हमें जिस भी इलेक्ट्रोड का, जैसे कॉपर का चाहिए तो हमने दूसरी साइड कॉपर की इलेक्ट्रोड को लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया इसका 1 मोलर, और ये खुद में स्टैंडर्ड था। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज लगाकर कनेक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने किसी भी मेटल का किसी भी इलेक्ट्रोड का, नॉन मेटल का, मतलब सिंपल इलेक्ट्रोड का हमने क्या कैलकुलेट किया? पोटेंशियल कैलकुलेट किया। और फिर जब सबके पोटेंशियल SHE को लगाकर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को मेजर किया। किसी का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया SHE के कंपैरिजन में, किसी का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आया SHE के कंपैरिजन में। हमने बच्चों इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद सभी को रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रिडक्शन की फॉर्म का मतलब क्या बेटा? जैसे लिथियम पॉजिटिव से लिथियम रिडक्शन को शो कर रहा है। लिथियम पॉजिटिव से लिथियम मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn2 पॉजिटिव से Zn मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रोड के जो भी पोटेंशियल आए, चाहे वो रिडक्शन आए चाहे वो ऑक्सीडेशन आए, हमने उन सबको किस में कन्वर्ट कर लिया? रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया। और रिडक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है -3.05 और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू है 2.87 पॉजिटिव। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अरेंजमेंट हमने की है, द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा जो है मेन वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप क्या कहोगे कि ये जो है अरेंजमेंट है, ये किन की अरेंजमेंट है? ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट किए गए हैं उनकी अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपके सामने एक एप्लीकेशन लिख रखी है, टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इस सीरीज में से आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा के दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन किसका रिडक्शन कराएगा, कौन किसका ऑक्सीडेशन कराएगा। आप एक रिएक्शन करा रहे हो 2 मेटल्स के बीच, 2 सॉल्यूशन के बीच, तो कौन सा सॉल्यूशन रिड्यूस होगा, कौन सा सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज होगा, कहां पर रिडक्शन होगा, कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको रिएक्शन करे बिना कैसे पता लग सकता है? वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझेंगे क्या? देखो बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो ना भाई, ये क्या है? मेटल लिथियम, और ये क्या है? फ्लोरीन। ये क्या है? नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल को जब रखते हैं तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगी
तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। इसका मतलब तो ये हुआ नॉन मेटल की वैल्यू पॉजिटिव है और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबका ऑक्सीडेशन करा देता है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फ्लोरीन आपको पता है ना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सबसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सभी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो क्या हो गया, वो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब यहां कंपैरिजन करने को अब कुछ नहीं बचा, अब सिंपल है, जिसकी वैल्यू बड़ी, आपको दो कंपैरिजन के लिए दे दिया है दो वैल्यूज, तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस वो सामने वाले का कराएगा ऑक्सीडेशन। और अगर वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वहां वो इलेक्ट्रोड कौन सी बन गई है, वो बन गई है एनोड। और ये जो ऑक्सीडेशन करा रहा है इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का होगा रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है बेटा, रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो ये हो गया कैथोड और वो हो गया एनोड। तो आप इससे दो बातें पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कैथोड कौन है और एनोड कौन है। कैसे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि आप कंपेयर कीजिए कि Zn2 पॉजिटिव से Zn, जिसकी ई नोड सेल आपको गिवन है -0.76 वोल्ट, एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.34 वोल्ट। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि कंपेयर कीजिए इनमें से कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप वैल्यूज को देखेंगे आप चटाक से कहेंगे कि सर ने क्या बताया, जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, ये बड़ी वैल्यू। हाँ, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है बेटा कि इनमें से दोनों का रिडक्शन गिवन है या नहीं। तो ये रिडक्शन गिवन है, Zn2 पॉजिटिव से Zn क्या गिवन है, रिडक्शन। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये भी क्या गिवन है, रिडक्शन। दोनों रिडक्शन गिवन है। अब हम कंपेयर करेंगे, पहले रिडक्शन में बदल। तो रिडक्शन में आ गया, अब हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमने देखा ये -0.76, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बड़ा। और जो बड़ा वो क्या हो गया, वो हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो गया, अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन दो में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ऊपर वाला क्या बन गया, ये बन गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहां से कोई भी एक लाइन पकड़ लो कि या तो ये सोच लो दिमाग में कि जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जितनी वैल्यू छोटी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी एक को आप कैच कर लो, दोनों को याद करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता करना था कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो जैसे ही हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमने देखा भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अगर सामने वाले का करा रहा है, खुद का क्या करा रहा है, खुद का तो रिडक्शन करा रहा है। और अगर अपना रिडक्शन करा रहा है, और रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। तो ये हमारा हो गया बेटा कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड। बिल्कुल आसान है, फर्स्ट एप्लीकेशन, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं कोई भी दो वैल्यू उठा के दे दूं आपको, मैं कहूं Ag पॉजिटिव से Ag ये है 0.22 और मैंने कहा Fe2 पॉजिटिव से Fe ये है -0.44। ये इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर वैल्यूज आपको दे रखी है। कंपेयर कीजिए कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वीडियो को पॉज करके कंपेयर कीजिए और फिर आप आंसर मैच कीजिए जो मैं आंसर अभी बताऊंगा। चलो आपने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। अभी देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, क्या आपने किया, पहला स्टेप क्या था कि ये चेक करना कि क्या दोनों रिडक्शन में गिवन है या नहीं। तो मैं देख पा रहा हूं ये रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन गिवन है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आगे बढ़ा,
आगे मैं क्या देखता हूं कि यहां वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ी है, और यहां वैल्यू छोटी। अब जितनी बड़ी वैल्यू उतना क्या, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या इन दोनों में ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे पूछा गया कैथोड कौन, एनोड कौन? तो भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड। ये कैथोड और एनोड निकालना सीखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम इसका यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारी, टू कैलकुलेट EMF ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल। किसी सेल का इलेक्ट्रोड, किसी सेल का सेल पोटेंशियल या उसका EMF कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये EMF या सेल पोटेंशियल क्या होता है। देखो बेटा, दो आपने हाफ सेल लगाई, एक बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दी, दूसरे बीकर के अंदर दूसरी इलेक्ट्रोड लगा दी। जैसे यहां आपने जिंक का सॉल्यूशन लिया, हम थोड़ा सा डायग्रामेट्रिकली अगर बात कर लें, हम एक जनरेट कर रहे हैं कॉपर जिंक सेल। तो हमने यहाँ एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यहाँ हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। इस बीकर के अंदर मैंने लगा दी जिंक इलेक्ट्रोड और इस बीकर के अंदर लगा दी मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने वोल्टमीटर से। ये मेरा है वोल्टमीटर, और ये दोनों सॉल्यूशन जो है ये साल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रोड खुद के सॉल्यूशन में या तो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, तो इसका एक पोटेंशियल होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड खुद के सॉल्यूशन में या तो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, तो इसका भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इन दोनों, ये पूरी क्या है, हाफ सेल, इसको सॉरी फुल सेल, तो इसको भी हाफ सेल बोलूंगा और इसको भी हाफ सेल बोलूंगा। ये पूरी है एक सेल, उस सेल का हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये। तो इस हाफ सेल का अपना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस हाफ सेल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये जो दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इन ए सेल, एक सेल के अंदर, इज नोन एज सेल पोटेंशियल और EMF। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां कितनी वैल्यू, देखो SHG जब रखी थी, अगर आपको वीडियो 9 आपने देखी है, तो जब SHG रखी थी तो उसकी वैल्यू तो 0 होती थी। अब SHG की अगर वैल्यू 0 है तो यहां जो भी हमारी जो की है, जो इंडिकेशन दे रही है, वो किसकी वैल्यू दे रही है, वो सिर्फ दूसरे वाले की, क्योंकि SHG की तो वैल्यू 0 होती थी। लेकिन अब जब दोनों सेल का, दोनों हाफ सेल का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, तो यहां वोल्ट मीटर के अंदर ना तो इसकी वैल्यू आ रही है और ना ही इसकी वैल्यू आ रही है, बल्कि यहां इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस हम विदाउट प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकली कैलकुलेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, वो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। क्लियरली समझ आ गया होगा कि सेकंड एप्लीकेशन में करना क्या है, हमें किसी सेल का EMF या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E0 सेल, मतलब किसी सेल का पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये बराबर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने ये जो दोनों वैल्यू लेनी है, दे मस्ट बी
इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। बिल्कुल आसान एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आपको दिया गया कि कैलकुलेट कीजिए ई नॉट सेल। कब? इफ ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn इज 0.76 नेगेटिव एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर इज 0.34। हमें क्या निकालना है? ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल तो क्या होता था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें क्या तलाश करना है? तो हमें यहां तलाश करना है कि कैथोड कौन है और एनोड। अगर हमें एक बार ये पता लग गया कि भाई कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो हमें ये क्वेश्चन करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? कैथोड और एनोड। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहते थे? जितनी बड़ी वैल्यू उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा कैथोड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा एनोड। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। ये पीछे डिस्कस कर चुका हूं इसी वीडियो में। तो अब ई नॉट कैथोड कितना है? 0.34। रिडक्शन में गिवन है, रिडक्शन में गिवन है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, दोनों जब रिडक्शन में गिवन है तो क्वेश्चन को आगे करेंगे। अगर मान लो अब पीछे क्वेश्चन है सर ऑक्सीडेशन में गिवन होता तो हम पहले रिडक्शन में बदलते। वो कैसे बदलते हैं? आप उसको पलट दीजिए। जैसे मान लो आपको यहां ये दिया होता, चलो ये क्वेश्चन करा देता, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसको देखें सिंपल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड कितना है? 0.34 माइनस कहां से? फॉर्मूले से। ई नॉट एनोड कितना है? माइनस 0.76। दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया 1.10 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कितना आ गया? 1.10 वोल्ट। क्लियर है? चलिए उतार सकते हो आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक क्वेश्चन और करा के फिर थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन था सर अगर हमें ऑक्सीडेशन दे रखा हो, जैसे आपको दे रखा है निकल से निकल 2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.22, और एक दे रखा है ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34। तो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन वही है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या दोनों रिडक्शन में गिवन है या दोनों ऑक्सीडेशन में गिवन है। तो हमने देखा ये वाला जो है ये रिडक्शन में गिवन है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर रिडक्शन गिवन है। लेकिन ये जो है, ये जो निकल है, ये निकल से निकल 2 पॉजिटिव मींस क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन। तो पहले इसको किस में बदलूं? रिडक्शन में बदलो। कैसे? बिल्कुल आसान। आप इसको लिखो ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव से निकल इज इक्वल टू, पलट दिया मैंने, ये पहले ऐसे था, अब मैंने इसको 2 पॉजिटिव को इधर लिया, निकल को इधर लिया, रिडक्शन हो गया। वैल्यू इसको पलट दो, 0.22 नेगेटिव था तो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन? तो अगर क्वेश्चन में आपको सेल की रिएक्शन नहीं दे रखी तो आप खुद अपने हिसाब से लगाएंगे। जैसे जिसकी वैल्यू बड़ी वो हो गया कैथोड, जिसकी वैल्यू छोटी वो हो गया एनोड। तो यहां पर बना दे आप, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दैट इज 0.12 वोल्ट। आंसर आ गया हमारा, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई हमारी 0.12 वोल्ट। कई बार देखो, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर सेल का रिएक्शन खुद दे देता है। मान लो आपको ये वैल्यूज दे रखी है, आपको ये वैल्यूज दे रखी है और आपसे पूछा ई नॉट सेल कैलकुलेट कीजिए, और आपको इक्वेशन दे रखी है निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो आप यहां देख रहे हो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? निकल का, तो निकल क्या बन गया? एनोड। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, तो कॉपर क्या बन गया? कैथोड। हो सकता है आपको ऐसे भी दे सकता है ये। अब अगर आप देखोगे तो निकल 2 पॉजिटिव से निकल ये है अब रिडक्शन, और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव ये क्या है बेटा?
ये है ऑक्सीडेशन। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। आपको जब सेल रिएक्शन दे दे, वो कहेगा कि एक रिएक्शन है वो ऐसे हो रहा है, तो बताइए कि इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा। तो अब आप यहां अपना ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि जो बड़ा वो कैथोड, नहीं। अब उसने आपको कैथोड दिया है रिएक्शन में, तो आप इसको हटाएंगे अब, और अब यहां देखेंगे कि यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो अब कॉपर बनेगा एनोड, और ये क्या बनेगा अब कैथोड। जब आपको सेल खुद दे रहा है वो लिख के कि ये रिएक्शन है, तो आपको अपना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला मेथड नहीं लगाना है। अब आपको उस रिएक्शन में ढूंढना है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। समझ आ रहा है सभी को? यहां गलती नहीं करेंगे। तो अगर हमें ये दे दिया है तो हम यहाँ एनोड और कैथोड ढूंढ के अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। जैसे मैं अगर यहां लगाऊं तो मेरा ई नोट सेल हो गया, ई नोट कैथोड। अब कैथोड कौन बना ये, तो इसकी वैल्यू है 0.22 माइनस 0.34, तो वी गेट ए नेगेटिव वैल्यू 0.12 वोल्ट। अब हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आया है माइनस 0.12 वोल्ट। तो ई नोट सेल की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है, तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वहां हमें ये पता लग जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है टू प्रेडिक्ट द feasibility or spontaneity of a reaction, means either a reaction take place or not, कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब आपको ये लिखा गया कि अगर मैं रिएक्शन करना चाहता हूं निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर प्लस निकल 2 पॉजिटिव, और एक बार मैं करना चाहता हूं कॉपर प्लस निकल 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस निकल, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। या आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंज इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, एंड कॉपर प्लस जिंक सल्फेट चेंज इनटू कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। मान लो आपने उससे पूछा इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, तो आप अगर 10th बेस पे जाएं तो आप 1 मिनट में कह देंगे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, सो बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बाय एक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये वाला होगा, ये होगा। लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो ये रिएक्शन तो नहीं होगा। अब हम कैसे कहें कि ये रिएक्शन नहीं होगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना हमारी मदद के लिए, ये बताएगी कि रिएक्शन होगा या नहीं। कैसे? चलो इसी को करते हैं, ऊपर वाले को, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसको छोड़ते हैं। ये आपसे फेमिलियर है रिएक्शन, इसलिए हम इसको करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं ऊपर वाले रिएक्शन को लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, Zn प्लस यहां कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में है, चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये मेरा रिएक्शन नंबर 1। नीचे वाले रिएक्शन को देखूं तो कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव चेंज इनटू Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये मेरा रिएक्शन क्या है, 2, कॉपर 2 पॉजिटिव और Zn। अब मैं रिएक्शन को मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिख लिया है। चलो रिएक्शन मैं आयंस की फॉर्म में लिख चुका हूं, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को दे रखी है वैल्यूज, मेरे को कहा कि ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर इज इक्वल टू 0.34 एंड ई नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn इज माइनस 0.76। बताइए कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो बिल्कुल आसान, जब आप यहां से ई नोट सेल निकालेंगे तो अगर आपका ई नोट सेल आता है पॉजिटिव तो रिएक्शन फिजिबल है,
रिएक्शन फिजिबल है, और अगर आपकी वैल्यू आई नेगेटिव तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं कि ऊपर वाला रिएक्शन होता है और नीचे वाला नहीं होता। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। ऊपर वाली के अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर कैथोड कौन है, क्योंकि हमारा ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। नोट का मतलब क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन, हमेशा याद रखेंगे। अब तक हम स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेस पे बनाई गई थी, एसएचजी के बेस पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे। तो अभी जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा अगर हमारी कंडीशंस बदल दी जाएं तो फिर ई सेल, किसी सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, कैथोड कौन, यहां ऊपर दिख रहा है कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में बदल रहा है, तो कैथोड तो कॉपर हुआ। तो कॉपर की वैल्यू है 0.34 माइनस 0.76, तो यहां एक पॉजिटिव वैल्यू आई 1.10 वोल्ट। तो इसका मतलब ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो मतलब रिएक्शन होगा। हमारा रिएक्शन कैसा है, फिजिबल है, ये रिएक्शन होगा। मतलब आप जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड को रखोगे तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, अपने आप जिंक की इलेक्ट्रोड टूट जाएगी और अपने आप कॉपर का सॉल्यूशन का कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन खत्म होने शुरू हो जाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लग जाएगा, ब्लू कलर से वो व्हाइट की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाला होता है या नहीं। तो अब यहां आप देख पा रहे हैं कि जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में बदल रहा है, मतलब अब जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो यहां ये कैथोड है। तो ये अगर कैथोड है तो इसकी वैल्यू क्या थी, -0.76, ई नोट कैथोड -0.76, माइनस एनोड की वैल्यू क्या बन गई 0.34, तो ये तो क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। वैल्यू तो उतनी ही आई, लेकिन कैसी आई, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मींस अगर आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड को सस्पेंड करोगे, लटकाओगे, हैंग करोगे, तो कॉपर की इलेक्ट्रोड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड को सस्पेंड करते हो, तो जिंक की इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो टूट कर सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। तो आइदर ए रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट कैन इजीली कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये थर्ड एप्लीकेशन थी कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। लास्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो है फोर्थ है बेटा कि वेदर a metal can produce hydrogen gas from an acid, कि क्या कोई गैस एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी, एसिड और नॉट। whether a metal can produce or not hydrogen gas from an एसिड, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट होती है, एसिड में क्या होता है, पॉजिटिव HCl H2SO4 HNO3, तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगी तो क्या वो एसिड में से H2 गैस प्रोड्यूस करेगी या नहीं। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिखूं कि Zn प्लस H2SO4 चेंज इनटू ZnSO4 प्लस H2, तो यहां मैं क्या शो कर रहा हूं कि जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं साथ साथ ये देखना चाहता हूं कि क्या कॉपर मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट होके क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो वैसे तो ये बहुत आसान है, मैं अगर आपको यहीं से सिखा दूं तो आप 1 मिनट में समझेंगे। देखो अगर मेटल को एसिड से जो H पॉजिटिव निकला है उसको H2 में बदलना है, तो मेटल को इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्लियर है।
क्योंकि भाई H पॉजिटिव से H2 में बदल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो मेटल हाइड्रोजन का रिडक्शन, H पॉजिटिव का रिडक्शन करा के उसको H2 में बदल सकती है, वो मेटल तो क्या है, वो मेटल तो एसिड से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब क्या हुआ, मेटल ने हाइड्रोजन का रिडक्शन कराया तो मेटल क्या बढ़ गई, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा था कि ये जो H पॉजिटिव वाली वैल्यू है 0.0, या मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जितनी वैल्यू पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनकी तो बात ही नहीं चल रही, नीचे वालों की तो बात नहीं चल रही है भाई पॉजिटिव वगैरह की। मेन कॉन्सेप्ट है ये कि H पॉजिटिव को H2 में बदलना है। H पॉजिटिव को, यहाँ ये H2SO4 में ये H पॉजिटिव है, HCl में H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव को किसमें कन्वर्ट करना है, H2 में। और ऐसा तब हो सकता है जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव को दे दे। और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मतलब वो सामने वाले का रिडक्शन करा रही है, तो ये कौन होनी चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऊपर वाले, क्योंकि जितनी वैल्यू छोटी, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या कहा था, फर्स्ट में कि जितनी वैल्यू छोटी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जितनी वैल्यू बड़ी उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप सभी को पता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की वैल्यू है 0.34, तो ये बड़ी होगी, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ चाहिए कौन, यहाँ कॉपर अगर रिड्यूसिंग एजेंट हो तभी ये H पॉजिटिव को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, H2 में। जब तक कोई मेटल अगर अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इसके कंपैरिजन में, H के कंपैरिजन में, तो भाई वो इसको रिड्यूस कैसे कराएगी, इसको इलेक्ट्रॉन कैसे देगी। अगर वो खुद ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगी, इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। लेकिन H पॉजिटिव को H2 में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको देने वाली मेटल चाहिए, और देने वाली मेटल वो है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू 0 से जितनी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है, वो सारी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी है वो कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस एप्लीकेशन में और कुछ भी नहीं था, हमें यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन भी नहीं करके देखनी, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करना है। जिसकी वैल्यू नेगेटिव वो एसिड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव 0 से बड़ी वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये 4 एप्लीकेशन हमने पढ़ी। तो आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सब कुछ जो हुआ ये किन कंडीशन पर हुआ, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपका हुआ है सारा का सारा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि कंपटीशन, बोर्ड, नीट, IIT सभी के लिए, KVPY सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नॉन इक्वेशन के साथ साथ हम अपनी वीडियो में कराएंगे कंसंट्रेशन सेल, ताकि फिर हमारा लास्ट जो लेक्चर होगा 12वां, उसके अंदर एक ही टॉपिक रहेगा और वो रहेगा बैटरीज का। बैटरीज हमारे पास सेल्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, 3 टाइप की सेल और बैटरी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए। इन एप्लीकेशन को आप अच्छे से इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप ई नोट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे अपने नोटबुक के अंदर, और साथ में आप ये देखेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी वाली, इसके लिए आप डेल्टा जी का यूज भी कर सकते हैं। डेल्टा जी और ई नोट के अंदर हमारे पास एक रिलेशन है कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी नोट की वैल्यू होगी नेगेटिव,
और ये वैल्यू नेगेटिव तभी हो सकती है जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। देखो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी ना कहेगी कि -5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन तो नंबर है ना, कितने कितने ट्रांसफर हुए, तो प्लस रहेगा। एफ फैराडे कांस्टेंट 96,500, ये अपने आप में खुद में एक पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब इस पूरी वैल्यू का नेगेटिव होना डिपेंड किस पे करता है, इस पे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये सारे पॉजिटिव, तो ये साइन उन सबको क्या बना देगा, नेगेटिव। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव बन जाएंगे पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो आप स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी में अगर किसी बुक में गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट कर रखा है तो आप वहां से भी इजीली समझ सकते हैं कि वो भी ई नोट सेल पे डिपेंड करता है। हमने क्या कहा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यहाँ भी वही है। भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए अच्छे से पढ़ना है इन सबको, और आप एक बार नास्ट इक्वेशन को खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपको कराऊं तो आपको वो आसानी से समझ आ जाए। क्लियर है? चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।